नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरुआत करेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और हम इसलिए कहते हैं कि अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने ये बुलेटिन देख लिया तो आपको अखबार पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो आप अगर ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो प्लीज आप भी थोड़ा सा एक्सरसाइज हमारे साथ कीजिए और साथ ही साथ ये बुलेटिन देखते रहिए। 1 घंटे के लिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले खबर जो है वो कानपुर से है। कानपुर में बताया जा रहा है सामान से लदा एक ट्रक जो है आग के गोले में तब्दील हो गया। ये घटना जो है वो हाईवे पर घटी और हाईवे पर हड़कंप मच गया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आग किस वजह से लगी, कितना नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ है, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। कानपुर में आग का कहर देखने को मिला। यहाँ एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरा ट्रक देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। आग इतनी विकराल थी कि लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर से आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। आग के तांडव के चलते ट्रक में लदा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक में तार के बंडल रखे हुए थे, जो कि धू धू कर जलने लगे। लकड़ी के रोलर होने की वजह से आग और तेजी से फैली। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि चालक और क्लीनर ने वक्त रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पर मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। खबर राजस्थान के बारा से है, जहां पर बिजली विभाग के पास एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। दरअसल 2 व्यापारी बताए जा रहे भाई दफ्तर के सामने ही उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की और जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, खुदकुशी की जो कोशिश वो लोग कर रहे थे उसे नाकाम किया गया। साथ ही वहां पर इतना बवाल और हंगामा किस वजह से हुआ, जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। गुस्सा फूट पड़ा है, सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। दलालों द्वारा 3 लाख रुपए कनेक्शन के मांगे जा रहे हैं। खुदकुशी की कोशिश हुई है। दफ्तर में हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के बारा की हैं, जहां ये दोनों भाई आंदोलन पर उतारू हैं और इसकी वजह है बिजली विभाग की लेक लतीफी और घूस की मांग। आप खुद इल्जाम सुन लीजिए। इन भ्रष्ट लोगों के इतना बड़ा हराम मुंह लग चुका कि बिना पैसों के कोई फाइल इधर से उधर करते ही नहीं है। इनको 3 लाख रुपए यदि मेरे पास होगा तो मेरा कनेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप सब मीडिया वाले, आप पुलिस कर्मी और ये सरकारी ये जो ओल्ड लोग हैं, ये इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने आरोप सुने। दरअसल बारा के 4 मूर्ति चौराहे पर स्थित बिजली कार्यालय के सामने मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष लश्करी और उनके छोटे भाई पीयूष लश्करी धरने पर बैठ गए। आरोप के मुताबिक नए कनेक्शन की फाइल 2.5 महीने से लंबित रखकर कनेक्शन जारी नहीं किया गया, जिस पर दोनों ने विरोध जताया। इस दौरान दोनों ने खुद पर तेल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस और निगम अधिकारियों के समझाने के बाद ये मामला शांत हुआ। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में जो कट्टर ईमानदार नेता है, महिलाओं ने करप्शन के आरोप में उसकी गंभीर पिटाई कर दी। नेताजी की ऐसी धुलाई हुई कि जो भी देखा वो दहल उठा। आखिरकार नेताजी की धुलाई हुई क्यों, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता की पिटाई हो रही है, वो भी चप्पलों से। आप समझ गए होंगे कि कट्टर ईमानदार मतलब आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी के एमपी के श्योपुर के पार्षद हैं जुगल मेहरा। और मेहरा साहब की महिलाएं इसलिए मरम्मत कर रही हैं क्योंकि इन पर आरोप लगा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से आवास की राशि खाते में डलवाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। विवाद हो रहा है और सबसे 20-20, 25-25 हजार मांग रहा है। किस बात के? आवास योजना के डलाने के। मैं कहूँगा जब डलेगी पैसा दो, और मुंह से बोल देते हैं का जुगल पार्षद पैसा मांग रहा है तो मारने के लिए गुंडों को ले आता है घर पर।
स्थानीय लोगों से मरम्मत होने के बाद किसी तरह बचते बचाते महराजी पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन महिलाएं थाने पहुंच गईं और थाने के बाहर भी जबरदस्त नारेबाजी करने लगी। पार्षद जुगल मेहरा आरोपों को निराधार बताते हुए पुलिस से महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जिस पार्टी के आलाकमान कट्टर ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, उनकी नजर में बाकी सब बेईमान हैं। देख लीजिए उनकी पार्टी के नेताओं का हाल और आप खुद ही फैसला कीजिए। किसान आंदोलन की जो फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे, उन्हें आने जाने की इजाजत आगे उसे नहीं मिली है। ऐसे में दिल्ली आने वाले लोगों के लिए ये बहुत राहत देने वाली खबर है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो शंभू बॉर्डर तक ही सीमित रहेंगे। दरअसल दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर थे उसे सील किया गया था किसान आंदोलन को देखते हुए, लेकिन अब जो है वो कुछ बॉर्डर्स को खोला गया है किसानों के नए ऐलान के बाद। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। किसान आंदोलन से जुड़ी ये 3 तस्वीरें बेहद अहम हैं। पहली तस्वीर शंभू बॉर्डर की है जहां किसान डटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जबकि तीसरी तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है। इन दोनों जगहों पर आवाजाही को लेकर बरती जा रही सख्ती अब कम की जा रही है। चलिए पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो खुशखबरी ये है कि किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा फैसला लिया कि टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगाए बैरिकेड को अस्थायी तौर पर हटा दिया गया है, ताकि रास्तों को आम यातायात के लिए खोला जा सके। बता दें कि किसानों के दिल्ली में प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवार से बैरिकेडिंग की थी। अब सवाल यह है कि पुलिस ये क्यों कर रही है, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। थोड़ा सा भी नहीं होगा कि मतलब आंदोलन पे कोई असर पड़ेगा, और इससे भी थोड़ा सा नहीं कि हम लोग उग्र होंगे, ये भी नहीं होगा। हम लोग जैसे अस्थायी रूप से हैं वैसे रहेंगे। जो भी कॉल होगा हम 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बताएंगे, उसके बाद ही करेंगे कुछ। सुना आपने, कोई भी फैसला करने से 2 दिन पहले किसान ऐलान करेंगे। ये तस्वीरें पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर की हैं, जहां किसानों का धरना बदस्तूर जारी है। और आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO के विषय में सम्मेलन होगा। WTO को लेकर देश भर के किसानों को जागरूक किया जाएगा। फिर कल यानी सोमवार को WTO के पुतले फूके जाएंगे। इसके अलावा कल ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी होगा। वैसे दिल्ली कूच को लेकर किसान अब 29 तारीख को फैसला लेंगे। और चलिए बात करेंगे हरियाणा में हुए किसानों के प्रदर्शन की। दरअसल अंबाला में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया था और जो सरकारी संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचा था। अब हरियाणा पुलिस जो है वो एक्शन के मूड में नजर आ रही है और उन किसानों के घर पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे जिनके नाम सामने आए हैं, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, और उन्हीं से अब भरपाई के मूड में जो है वो हरियाणा पुलिस नजर आ रही है। और आप जो नोटिस को देख रहे हैं वो हरियाणा पुलिस की ओर से चस्पा किया गया है। ये उन किसानों के घरों पर लगाया जा रहा है जिनसे नुकसान की भरपाई की जानी है, और इसके लिए पुलिस संपत्ति कुर्क करने की बात कर रही है। आपको ये भी बता दें कि नोटिस जसमीत सिंह के घर के बाहर लगाया गया है। और चलिए अब आपको पहाड़ों की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर इस वक्त जम करके लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक स्नोफॉल हो रहे हैं और जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं वो इसका खूब आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, चंबा, मनाली और चमोली में किस तरह के हालात हैं, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद वहां स्थिति क्या है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान से सफेदी बरस रही है। ये तीनों तस्वीरें हिमाचल और उत्तराखंड की हैं, जहां इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। पहली तस्वीर चंबा की है, दूसरी तस्वीर मनाली की, वहीं तीसरी तस्वीर चमोली की है। चलिए अब एक एक कर बात करते हैं। पहले बात चंबा की। देवदार के ये पेड़, उस पर पड़ी बर्फ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां इन दिनों जन्नत का माहौल है। जाती हुई सर्दी में कड़ाके की ठंड से यहाँ सैलानी उमड़ पड़े हैं, जो जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली में भी इन दिनों बर्फबारी जारी है। वीकेंड पर मनाली में पर्यटकों का हुजूम देखने को मिला है। मनाली में सैकड़ों पर्यटक वाहन पहुंचे हैं, इसके चलते होटल भी फुल है। इससे पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है। हिमपात पर्यटन सीजन के लिए ये बर्फबारी संजीवनी साबित हो रही है। वहीं चमोली में अब निचले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन दिनों उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है और लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और चलिए बात करेंगे मंदिरों के कायाकल्प की। जब से मोदी सरकार आई है तब से मंदिरों का बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है
कायाकल्प किया जा रहा है। अयोध्या की बात कर ले या उज्जैन के महाकाल मंदिर की, लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त हजारों लाखों की तादाद में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं। जहाँ उज्जैन महाकाल में दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और साथ ही जो दान हो रहा है उसमें भारी इजाफा देखने को मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। उज्जैन महाकाल मंदिर में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। पिछले 10 महीनों की बात करें तो मंदिर को 130 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड चढ़ावा मिला है। आय में भी वृद्धि हुई है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। तो जो मंदिर के व्यय होते हैं, जो पहले 2-2.5 करोड़ रुपए महीने हुआ करते थे, आज वो लगभग 6-7 करोड़ 8 करोड़ रुपए महीने तक भी होते हैं। और पूरा विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बड़े आसानी से दर्शन हो और जल्दी से जल्दी दर्शन हो। मंदिर को साल 2021 और 2022 में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला था। वहीं 2022 और 2023 में 46 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला था। वहीं पिछले 10 महीनों में 130 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड दान मिला है। उज्जैन में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल का मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर साल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की गिनती में भारी इजाफा हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो इस साल हर दिन तकरीबन 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे। ये तादाद पिछले साल के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा है। पिछले 40 दिनों की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। महाकाल मंदिर के कायाकल्प के बाद यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। यदि हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2023-24, अभी हालांकि लगभग 1 महीना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में है, लगभग 130 करोड़ के ऊपर अभी तक सभी विभिन्न जो स्रोत हैं उनसे दान की प्राप्ति हुई है। यदि हम विगत 5 साल की बात करें तो ये लगातार वृद्धि हुई है। पिछले साल भी लगभग 100 करोड़ के आसपास थी। उसके पहले ये जो आय है वो लगभग 40-45 करोड़ थी। उसके पहले 22-23 करोड़ थी। तो निश्चित रूप से पिछले वर्षों में ये काफी वृद्धि हुई है। मंदिर में शनिवार और रविवार को 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। खास पर्वों पर भक्तों की यहाँ संख्या बढ़कर 7 से 8 लाख तक हो जाती है। और चलिए बात सब्जियों की कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महंगा इस वक्त लहसुन। आप भी बता रही थी कि आपके हस्बैंड के साथ आप कह रही थी कि बहुत महंगा है, थोड़ा संभल के लाइएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के घर में तो बहस हो ही रही है, लेकिन सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है। कांग्रेस की कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। रीवा में दरअसल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन अब ये वीडियो तेजी से वायरल क्यों हो रहा है, उन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन किया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लहसुन की कीमतों में भारी इजाफा आम लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बढ़ती महंगाई और लहसुन की आसमान छूती कीमतों को लेकर रीवा में महिला कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने गले में लहसुन की माला पहनी और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लहसुन जैसी खाद्य सामग्री जो रोज महिलाएं सब्जी में, छौंक में, दाल में डालती हैं, और वो 400 रुपए से ज्यादा किलो है। आज मोदी जी जब कहते हैं कि 400 पार, तो हम कहते हैं कि लहसुन 400 पार करके दोगे क्या भैया? प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में आपने महंगाई का जो तांडव रचा, इसके कारण आम जनता बहुत बहुत परेशानी में है। और मूंगफली, जीरा 800 रुपए किलो, चावल, दाल, आटा 10% और सभी खाद्य सामग्री बहुत ज्यादा महंगाई हुई है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लहसुन की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है, ताकि कोई लहसुन चोरी न कर ले। करेंगे संदेश खाली के, जहां अभी भी संग्राम छिड़ा हुआ है। देखिए कितनी हाय तौबा यहाँ पर मची हुई है, किस तरह के प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं विरोधी दलों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद मास्टरमाइंड जो है वो अभी तक फरार है। और टीएमसी के ऊपर आरोप लग रहा है शाहजहां शेख को बचाने का, लेकिन पुलिस जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। और पश्चिम बंगाल पुलिस पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगे, बल्कि टाइम्स ऑफ भारत के पास तो एक्सक्लूसिव जानकारी भी है। शाहजहां शेख के खिलाफ कई केस पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन बावजूद इसके वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहा है। संदेश खाली में संग्राम जारी है। मास्टरमाइंड शाहजहां शेख अब तक फरार है। 50 दिन से ज्यादा हो गए शाहजहां शेख को फरार हुए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी भी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच हम आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं जिसके बाद हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला मामला,
देवदास मंडल का अपहरण होता है। अपहरण को लेकर FIR होती है। देवदास मंडल का शव मिलता है। इस मामले में आरोपी नंबर 1 शाहजहां शेख और उसके गुर्गे हैं। लेकिन चार्जशीट फाइल की गई तो उसमें शाहजहां शेख को आरोपी नहीं बनाया गया। दूसरा मामला, प्रदीप मंडल का मर्डर होता है। वो अपनी दुकान पर होता है, तभी पॉइंट ब्लैंक की रेंज से सिर में गोली मार दी जाती है। शाहजहां शेख पर आरोप लगता है, केस दर्ज कराया जाता है, लेकिन चार्जशीट से नाम गायब है। तीसरा मामला, सुकांता मंडल का मर्डर होता है। सुकांता को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जाती है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शाहजहां शेख पर आरोप लगता है, केस दर्ज कराया जाता है, लेकिन चार्जशीट से नाम गायब है। ये तीनों घटनाएं 8 जून 2019 की हैं। सभी मामलों में शाहजहां शेख पर आरोप लगे, लेकिन ना तो गिरफ्तारी हुई, ना ही चार्जशीट में नाम। अब सुनिए पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख को लेकर क्या कुछ बोला। सुंदरबन एरिया है, उस एरिया में शाहजहां शेख को पुलिस का, ममता जी का पुलिस का संरक्षण में है। शाहजहां शेख नॉर्थ 24 परगना का फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जिला प्रमुख है। सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि शाहजहां शेख बंगाल में ही है। और खबर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जो कि गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। 52,000 करोड़ की सौगात लेकर के आज वो गुजरात जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे शनिवार को, तो किस तरीके से उनका स्वागत वहां पर किया गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। जब भी पीएम मोदी गुजरात में होते हैं तो इसी अंदाज में उनका स्वागत होता है। शनिवार को जामनगर में कुछ इसी अंदाज में मोदी के जयकारे लगे। आज पीएम मोदी देवभूमि द्वारका पोरबंदर में 4,153 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुदर्शन सेतु है। इस ब्रिज से द्वारका से बेक द्वारका जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। इस ब्रिज को 979 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा ये ब्रिज 2.3 किलोमीटर लंबा है। सुदर्शन सेतु से 2.45 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड और पार्किंग की सुविधा है। ब्रिज को कर्व पायल वाले अनूठे डिजाइन में बनाया गया है। पीएम मोदी के आज शेड्यूल को भी जान लीजिए। सुबह 7:45 पर द्वारका मंदिर में वो पूजा करेंगे। सुबह 8:25 पे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। दोपहर 1 बजे 4,150 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। दोपहर 3:30 बजे राजकोट में एम्स का उद्घाटन। इसके अलावा पीएम मोदी चुनावी साल में गुजरात और देश की जनता को हजारों करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। और चलिए फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन आप सभी का स्वागत है। बात लोकसभा चुनाव की करते हैं, खास करके यूपी में मोदी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो केमिस्ट्री है, आज उसका लैब टेस्ट देखने को मिलने वाला है। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज अखिलेश यादव जो है वो शामिल होने वाले हैं। आज दोनों मंच से जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहेगी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी चुनावी मंच पर एक साथ दिखेगी। इन दोनों लड़कों ने ठाना है कि लोकसभा चुनाव में मोदी को मात देनी है। कभी हाँ कभी ना करते करते चुनावी अखाड़े में मोदी को पटखनी देने के लिए आखिरकार दोनों ने हैंडशेक कर लिया है। और आगरा में आज दोनों एक ही मंच से वोटर्स को साधेंगे। 13 चौराहे पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कई किलोमीटर तक अखिलेश और राहुल एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चलेंगे। केवल अखिलेश ही नहीं, एसपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। योगेंद्र यादव, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, कन्हैया कुमार, पीएल पूनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई दिग्गज नेता आज न्याय यात्रा में दिखेंगे। पूर्वोत्तर भारत से राहुल की न्याय यात्रा शुरू हुई, जो आज यूपी में कंप्लीट करते हुए राजस्थान में एंट्री करेगी। आगरा से धौलपुर में प्रवेश करेगी। इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस वोटर्स को लोकसभा चुनाव के लिए साधने की कोशिश कर रही है। फिर से आप सभी का स्वागत है। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम यात्रा निकालने की तैयारी में है। और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी के वायदे को याद दिलाएगी।
और कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। दोनों नेताओं की सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। अरे आपने अद्भुत अकल्पनीय जो किसानों से वादे किए, जो रामायण और गीता जैसा वचन पत्र बताया, भगवान राम का मंदिर तो बन गया, पर उन भक्तों किसानों का क्या होगा जो सरकार ने वादे किए थे, जिसको सरकार और इंसान की जरूरत होती है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो कब कहां गए थे वो? ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं तो सोचना चाहिए दोहरा चरित्र तो न रखें। पहले उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। दोहरा चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देश में देखा है, और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, मध्य प्रदेश पलायन करने लग गई है। रुख करते हैं, अमरोहा से कांग्रेस के सांसद उम्मीदवार दानिश अली होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल के साथ गाड़ी में दानिश अली जो है वो नजर आए हैं। गाड़ी के अंदर राहुल गांधी बैठे हैं और पीछे खड़े हैं सांसद दानिश अली। जी हां, दानिश अली, जिन्हें बीएसपी ने 5 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन आजकल वो राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमरोहा पहुंची, जहां सांसद दानिश अली राहुल गांधी की गाड़ी पर सवार नजर आए। हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और अमरोहा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जिसके बाद से कयासबाजी शुरू हो गई कि दानिश अली अमरोहा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते। लेकिन एक तस्वीर और है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पोस्टर में दानिश अली का विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। पोस्टर में लिखा है कि राहुल तुमसे प्यार है, दानिश 5 साल से फरार है। यानी लोगों का आरोप है कि दानिश 5 साल से अपने क्षेत्र में नजर नहीं आए। भीड़ के बीच कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि कांग्रेस समर्थकों का पार्टी को लेकर जोश सड़कों पर जरूर नजर आया। अब सवाल है कि जब स्थानीय स्तर पर दानिश अली का जोरदार विरोध हो रहा है, तो क्या कांग्रेस इस विरोध के बावजूद दानिश अली को टिकट देगी? और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक महिला इंजीनियर का शव उसके बेडरूम से बरामद हुआ और उसके बाद हड़कंप मच गया। महिला इंजीनियर जो जल संसाधन विभाग में काम करती थी, वो आखिरकार कैसे उसकी मौत हुई, पूरी कहानी पहले आपको समझाते हैं, समझिए। जांच का विषय हालांकि कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन इसके पीछे की कहानी आप जरा समझिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला इंजीनियर का शव उसके कमरे से मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इंजीनियर जल संसाधन विभाग में काम करती थी। सदर थाने इलाके के प्रजापति नगर के मकान में पिछले 2 सालों से किराए पर रह रही थी। शनिवार को इंजीनियर जब अपने दफ्तर नहीं पहुंची तो दफ्तर से फोन किया गया, लेकिन मोबाइल नंबर बंद आ रहा था। इसके बाद ऑफिस के लोगों को कुछ अंदेशा हुआ तो ऑफिस से एक स्टाफ को देखने के लिए इंजीनियर के घर भेजा गया। स्टाफ जब घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। रूम के अंदर महिला की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसके बाद स्टाफ ने मकान मालिक को सूचना दी। फिर मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। वो जांच का विषय है, अभी हम उनका इंक्वेस्ट बना रहे हैं और एफएसएल को भेजा जाएगा, एफएसएल टीम को भी बुलाया जाएगा और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अब तक जांच में कुछ ऐसा नहीं मिला है कि घर में कोई लूट के इरादे से आया होगा। हालांकि मौत की असली वजह एफएसएल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगी। टॉस भी मैं कर लूं। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन अब शुरुआत करेंगे फ्रेश एंड फास्ट की। देश की हर बड़ी खबर दिखाएंगे आपको रफ्तार और विस्तार से, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।